हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल वीएन एजुकेशन पॉइंट 45 में। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 12 देखेंगे। कितना? प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 11 तक प्रैक्टिस सेट लगा रखा है। प्लेलिस्ट बना हुआ है दोस्तों, जाइए प्लेलिस्ट चेक कीजिए वहाँ से और रिवीजन स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, टोटल आपको 24 प्रैक्टिस सेट इसमें दिया गया है। आज हम लोग 12वां प्रैक्टिस सेट इसमें देखेंगे। सीरीज 1 चल रहा है दोस्तों। और आप लोग से एक अनुरोध है, जो क्वेश्चन की ओर जाने से पहले, कि जो भी चैनल को विजिट करके नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी साथ साथ प्रेस कर लीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें। चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है प्लेटफॉर्म सेट नंबर 12 का। 1986 में राजीव गांधी की सरकार ने लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति की नियुक्ति की। किसने अध्यक्षता की? तो एक का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको एल एम सिंधवी समिति ने अध्यक्षता किया था, जो 1986 में आपको राजीव गांधी की सरकार में लोकतंत्र के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार और विकास पर एक समिति का गठन किया गया था, नियुक्ति किया गया था। उसकी अध्यक्षता एल.एम. सिंधवी ने किया था। अगला प्रश्न है 2 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, यहाँ पर आपको सही की पहचान करना है। तो 3 इसमें गलत है और 1 गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। देखते हैं कौन सा सही है के बारे में पूछा जा रहा है। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। तो ये आपका पहला सही है बिल्कुल, कि राज्यसभा के 12 सदस्य, ठीक है, कितने सदस्य? 12 सदस्य को जो है ना, कि राष्ट्रपति के द्वारा नामित या मनोनीत किया जाता है। तो ये आपका पहला ही सही है। और ऑप्शन पढ़ लेता हूँ। राज्यसभा के 12 सदस्यों को राज्यसभा के सभापति द्वारा नामित किया जाता है? नहीं, राष्ट्रपति करता है नामित, ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के 15 सदस्य प्रधानमंत्री के द्वारा नामित किया जाता है? नहीं, राज्यसभा के 15 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नामित होते हैं। ये भी नहीं हो जाएगा आपको। तो दोस्तों, पहला ही सही है कि राज्यसभा के 12 सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा नामित किया जाता है। और वहीं साथ साथ आप लोग एक और क्वेश्चन याद रखेंगे दोस्तों, कि लोकसभा, ठीक है, लोकसभा में कितने सदस्य को नामित या मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। तो 2 सदस्य को याद रखेंगे साथ साथ ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 नंबर, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है आपको। देखिए, 1 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 का 1 हो जाएगा, पहला का पहला। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो चला था, दूसरा वाला, पहला चला था 51 से 56 और 56 से 61 दूसरा चला था। तो देखिए, दूसरा का आपको बी का 2 हो जाएगा आपका, सीधे सीधे है। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब था? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 हो जाएगा और 7वीं पंचवर्षीय योजना 1900। तो दोस्तों 3 का सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 4 नंबर, पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? देखिए, यहाँ पर प्रश्न है कि पिछड़े एवं विकासशील देशों के लिए रोलिंग प्लान का जो सुझाव है किसके द्वारा दिया गया था? तो 4 का 1 हो जाएगा जी मिडल, ठीक है। इनका पूरा नाम है गुरनार मिडल के द्वारा रोलिंग प्लान का सुझाव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 5 नंबर, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का संबंध असम राज्य से नहीं है के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए, पढ़ते हैं। नट पूजा, चोंगली, बिहू, बधाई। इसमें आपको डी हो जाएगा, आपको नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर। बाकी आपको तीनों ये आपको असम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 6 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए? इनमें से कौन से अर्थशास्त्री जो हैं अर्थशास्त्री राष्ट्रीय आय पर दूरगामी कार्य किए हैं? तो 6 का सही उत्तर हो जाएगा डी, वी.के.आर. वी राव ने कार्य किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? एकाधिकार का अर्थ क्या होता है? तो एकल विक्रेता, ठीक है ना, एकल विक्रेता को एकाधिकार का अर्थ बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? देखिए, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन है? तो 8 का सही उत्तर हो जाएगा डी, 180 डिग्री देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कोणार्क मंदिर के देवता हैं? कोणार्क मंदिर के देवता कौन है? सूर्य, शिव, कृष्णा या ब्रह्म? 9 का ए हो जाएगा, सूर्य ही है। आपको कोणार्क मंदिर जो है, कोणार्क मंदिर पड़ता कहाँ है आपको दोस्तों? ये भी याद रखेंगे। तो उड़ीसा में पड़ता है ये। कहाँ? उड़ीसा में, ठीक है। तो कोणार्क मंदिर के देवता हैं सूर्य। अगला प्रश्न है 10 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? देखिए, राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो 10 का आपको सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 40, ग्राम पंचायत याद रखेंगे, अनुच्छेद 40 से। अगला प्रश्न है दोस्तों 11 नंबर, अवध राज्य को किसने ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया? देखिए, अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था किसने? वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड कर्जन? 11 का सी हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड डलहौजी ने अवध राज्य को ब्रिटिश भारत राज्य में विलय किया था। तो दोस्तों याद रखेंगे, डलहौजी का ही नाम जुड़ा हुआ है आपको राज्य हड़प नीति से, ठीक है, राज्य हड़प
नीति, ठीक है, जिसको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहते हैं इंग्लिश में। तो इसको याद रखेंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लॉर्ड डलहौजी का ही ये इनसे नाम जुड़ा है। इन्होंने ही आपको राज हड़प नीति का शुरुआत किया था। तो अवध राज्य को किसने मिलाया था ब्रिटिश भारत राज्य में? लॉर्ड डलहौजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि सबसे पहले किस जगह को मिलाया गया था? तो सतारा को मिलाया गया था। याद रखेंगे ये भी क्वेश्चन आपको पूछता है, प्रश्न एग्जाम में आता है कि सतारा ये आपको महाराष्ट्र में पड़ता है, इमेज, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे पहले सतारा राज्य को मिलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 12 नंबर, मिट्टी और पत्थर के टुकड़ों का पहाड़ी की तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? मिट्टी और पत्थर के टुकड़े जो होते हैं, तो पहाड़ी की तल, उसका जो जड़ होता है पहाड़ का, तो तल की ओर गमन करना क्या कहलाता है? तो 12 का ए हो जाएगा आपको मृदा अपरदन। क्या कहलाता है? मृदा अपरदन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 13 नंबर, प्यूर्टो रिको खाई यानी कि प्यूर्टो रिको गर्त जो होता है आपको ट्रेंच निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है? आपको प्यूर्टो रिको खाई, देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो 13 का आपको सी हो जाएगा अटलांटिक महासागर। क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है आपको 14 नंबर, बुशवेल्ड घास से कहाँ पाए जाते हैं? देखिए बुशवेल्ड आपको जो घास है ये आपको कहाँ पाए जाते हैं? तो 14 का सी हो जाएगा आपको साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में ये पाए जाते हैं, ध्यान रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा है? देखिए सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंतिम ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो 15 का दोस्तों सी हो जाएगा नेपच्यून, जिसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? वरुण। क्या कहते हैं? वरुण ग्रह, ठीक है, इसको याद रखेंगे, नेपच्यून। सबसे दूर स्थित ग्रह आपको यही है सूर्य से, नेपच्यून। और साथ साथ इसको भी याद रखेंगे दोस्तों कि नेपच्यून को हरे रंग का ग्रह कहते हैं। कैसा रंग का ग्रह है ये? हरे रंग का ग्रह कहा जाता है नेपच्यून को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 16 नंबर, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने कभी भी ओलंपिक पदक नहीं जीता है? कौन सा खिलाड़ी है जो आपको ओलंपिक पदक आपको कभी नहीं जीता? सानिया मिर्जा, गगन नारंग, विजय कुमार या विजेंद्र सिंह? तो 16 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सानिया मिर्जा, ठीक है। सानिया मिर्जा जो है आपको ये जो है ये आपको ओलंपिक पदक खिलाड़ी जो कभी कोई भी पदक नहीं जीती हैं ये, ठीक है। अदरवाइज आपको गगन नारंग, विजय कुमार, विजेंद्र सिंह, ये लोग आप लोग ओलंपिक पदक जीत चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? देखिए मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बृहद्रथ। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये आपके लिए एग्जाम के लिए दोस्तों, कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अगला प्रश्न हो जाएगा 18 नंबर, यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? देखिए इब्न बतूता आपको है ये कहाँ से आया था, ये कहाँ का मतलब निवासी था? तो 18 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए हो जाएगा मोरक्को। मोरक्को या को आपको अफ्रीका में पड़ता है, ये मोरक्को का निवासी था। और भारत ये आपको जो आया था तो कब आया था दोस्तों, ये भी प्रश्न बनता है। तो 1333 ईस्वी में किसके शासनकाल में आया था? MBT, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था, यह भी ध्यान में रखेंगे दोस्तों, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18 के बाद 19 नंबर, किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? देखिए कौन से राज्य की अर्थव्यवस्था जो है आपको उसको आपको मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो 19 का देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी, उत्तराखंड। ध्यान रखेंगे, अच्छी प्रश्न है ये कि किस राज्य की अर्थव्यवस्था को मनी ऑर्डर कहा जाता है, अर्थव्यवस्था कहा जाता है? तो उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था को कहा जाता है। अगला प्रश्न है 20 नंबर, म्यांमार की प्रमुख धर्म कौन सी है? म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? तो 20 का डी हो जाएगा आपको बौद्ध धर्म है। क्या है? ध्यान रखेंगे, म्यांमार का प्रमुख धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। अगला प्रश्न है आपको 21 नंबर, अमीर खुसरो एक थे, क्या थे? कवि, इतिहासकार, संगीतज्ञ या तीनों? तो 21 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा ये तीनों, ठीक है। ये बहुत सारे आपको, ये कवि भी थे, संगीतज्ञ भी थे और इतिहासकार भी थे, ये तीनों थे अमीर खुसरो। और दोस्तों साथ साथ ये भी याद रखेंगे कि अमीर खुसरो के बारे में ये भी एक प्रश्न पूछता है कि सबसे ज़्यादा किसके दरबार में आपको ये विख्यात थे, मतलब रहे? तो ये तो बहुत सारे लोग के दरबार में रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा आपको अलाउद्दीन खिलजी, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ये सबसे ज़्यादा रहे। ये भी ध्यान में रखेंगे आप लोग, ये सब सारे नोट्स को, सारे पॉइंट्स को नोट करते चलेंगे आप लोग, ठीक है। अगला प्रश्न है 22 नंबर, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है, यानी कि किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जा सकता है? तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा आपको सी, रिट, ठीक है। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय के द्वारा जारी किया जाता है? क्या? रिट जारी किया जाता है। जो 5 प्रकार की रिट, कितने प्रकार की होती है? टोटल 5 प्रकार की, ध्यान में ये भी रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 23 नंबर, कहाँ के वृक्ष वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं? तो कौन से हो जाएंगे आपको? 23 का देखिए दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा डी, पर्णपाती वन। पर्णपाती वन जो है आपको वहाँ के वृक्ष जो है वर्ष में कम अथवा अधिक समय के लिए पत्तियों से रहित हो जाते हैं। 24 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ अवस्थित है? देखिए प्रसिद्ध आपको यह एक विरूपाक्ष मंदिर है जो कि कहाँ स्थित है? तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों सी, हम्पी। हम्पी आपको कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में, ठीक है।
याद रखेंगे इसको। हम्पी में पड़ता है विरूपाक्ष मंदिर। अगला प्रश्न है, हम्पी निम्नलिखित में से किसके उत्तरी तट पर स्थित है। देखिए हम्पी आपको यहाँ पूछ दिया प्रश्न अगला कि किसके उत्तरी तट पर स्थित है, तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ए, तुंगभद्रा। क्या है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है हम्पी, कर्नाटक में पड़ता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 26 नंबर, गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ। देखिए गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का जो उदय हुआ था किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था, तो 26 का ये हो जाएगा वारंगल। क्या हो जाएगा, वारंगल के अवशेषों, वारंगल साम्राज्य के अवशेषों पर हुआ था गोलकोंडा के मुस्लिम राज्य का उदय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था। देखिए फारस से आने वाले थे, ये फारस के थे कौन, अब्दुल रज्जाक। ये हम्पी की यात्रा के समय दक्षिण भारत के विजयनगर शासक कौन था, तो 27 का बी हो जाएगा देवराय द्वितीय। कौन था, देवराय द्वितीय था शासक उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेद शब्द का अर्थ क्या है। देखिए वेद शब्द का अर्थ पूछा जा रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण आपको प्रश्न हो जाएगा एग्जाम के रिगार्डिंग। तो 28 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, ज्ञान। वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान, इसको ध्यान में रखेंगे, वेद का मतलब क्या होता है, ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर, सांभर लवण झील कहाँ स्थित है। देखिए सांभर लवण झील के बारे में पूछा जा रहा है, यहाँ से आपको नमक भी निकाली जाती है इस झील से। तो 29 का सही उत्तर हो जाएगा डी, राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान में सांभर लवण झील, जहाँ आपको पीके मूवी की शूटिंग की गई थी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ताकि आप लोग को याद हो जाए अच्छे से। ठीक है, तो सांभर झील कहाँ है, राजस्थान में है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी। देखिए भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई थी, तो 30 का आपको दोस्तों सही उत्तर है 1853। छोटा डेट भी याद रखेंगे दोस्तों, 16 अप्रैल। कब, 16 अप्रैल को आपको ये 1853 को पहली रेल चलाई गई थी। साथ साथ ये भी याद रखेंगे दोस्तों कि 10 से 16 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, रेल सप्ताह। ठीक है, रेल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है 10 से 16 अप्रैल के बीच। ठीक है, 16 अप्रैल 1853 को। और सबसे पहले जो 1853 में चली थी तो कहाँ से कहाँ चली थी, मुंबई से थाने के बीच, मुंबई से थाने के बीच चली थी। कितना किलोमीटर, 34 किलोमीटर, यह भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र में नहीं है। निम्न में से कौन सी नदी है जो जिसका आपको उद्गम जो होता है, आपको जहाँ से निकलती है नदी, उसका भारतीय क्षेत्र में नहीं है। तो महानंदा, ब्रह्मपुत्र, रावी, चेनाब। तो 21 का आपको सही उत्तर हो जाएगा, देखिए बी, ब्रह्मपुत्रा। ये ठीक है, ब्रह्मपुत्रा हो जाएगा, ये तिब्बत से निकलती है, तो ये आपको भारतीय क्षेत्र में नहीं आता है। अदरवाइज रावी, चेनाब, महानदी, ये सब आपको भारतीय क्षेत्र में आता है, जहाँ से ये उद्गम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर, खालिस्तान को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। देखिए ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से किसे जाना जाता है, जो कि स्वतंत्रता आंदोलन की थी। तो 32 का आपको सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अरुणा आसफ अली। इन्हें, अरुणा आसफ अली को स्वतंत्रता आंदोलन की ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से ये विख्यात हैं, इन्हीं को कहा जाता है। 32 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन ताशकंद समझौते से संबंधित है। देखिए ताशकंद समझौते से कौन संबंधित है, इसमें से पूछा जा रहा है। तो 33 का आपको बी हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री। ये ताशकंद समझौते में, देखिए लाल बहादुर की जो मृत्यु कब हुई थी, 1966 में हो गई थी। ताशकंद समझौते में जब गए थे ना ये ताशकंद समझौते में, तो वहीं उनकी मृत्यु हो गई थी, ध्यान में रखेंगे ये भी। और दोस्तों जो भी दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हम चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों एक बात याद रखें कि PDF चाहिए तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है टेलीग्राम का, वहाँ से कनेक्ट हो जाए, वहाँ से PDF प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आपको रीजनिंग और मैथ का भी प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है दोस्तों, और जी जान लगा करके तैयारी करते रहें, क्योंकि टाइम काफ़ी करीब है और इतने अच्छा अपॉर्चुनिटी है, अच्छी सीट है, अच्छी मात्रा में 12,000 समथिंग सीट है। तो एक सीट अपना पक्का करने की कोशिश करते रहें एकदम, और जी जान लगा दें दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व का सही अवरोही क्रम किन राज्यों का है। देखिए जनगणना 2011 के अनुसार पूछा जा रहा है कि घनत्व, जनसंख्या घनत्व के बारे में पूछा जा रहा है कि सही अवरोही क्रम का होता है घटते क्रम में आपको सजाना है इसको। ठीक है, घटते क्रम यानी कि सबसे पहले बड़ा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, इस तरह से, इस प्रकार। ठीक है, तो 34 का आपको देखिए सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा आपको पहला वाला। देखिए सबसे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ का है अपना, तो अपने बिहार का ही है, बिहार, फिर उसके बाद बंगाल, फिर उसके बाद आता है केरल। ये आपका ए इज द राइट आंसर। बिहार का याद रखेंगे जनसंख्या घनत्व कितना है दोस्तों, यह भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, काफ़ी महत्वपूर्ण है। 1106 व्यक्ति, कितना, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35 नंबर, आमेर महल कहाँ स्थित है। देखिए आमेर महल जो है ना आपको 35 का ए हो जाएगा, जयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक के बाघ संरक्षित स्थल नहीं है। देखिए बाघ संरक्षित स्थल नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो 36 का देखिए सरिस्का है,
बांदीपुर भी है कर्नाटक में, मानस असम में भी है, सरिस्का राजस्थान में पड़ता है, ध्यान रखेंगे। सुल्तानपुर हरियाणा में आपको ये पड़ता है, जो कि आपको यहाँ आपको बाघ संरक्षित नहीं है, ये यहाँ बाघ नहीं पाया जाता है। तो ये सुल्तान डी आपको राइट आंसर हो जाएगा। नेगेटिव का भाई नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 37 नंबर, जुलाई 2023 में इसरो ने PSLV C56 रॉकेट से किस देश के 7 उपग्रहों को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। देखिए 2023 में पूछा जा रहा है कि PSLV C56 रॉकेट के द्वारा देश के 7 उपग्रहों को किस देश के सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया। तो 37 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, सिंगापुर। किस देश का? सिंगापुर का आपको 7 उपग्रह को है सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया आपको। 38 नंबर प्रश्न है, भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था। देखिए भारत पर जो हुनों का आक्रमण हुआ था ना, वो किसके शासनकाल में हुआ था। तो 38 का सही उत्तर हो जाएगा ए, स्कंदगुप्त। किसके शासनकाल में? स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुनों का आक्रमण शुरू हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह प्रथम राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है जिसे भारत में स्थापित किया गया है। वह प्रथम भारतीय राष्ट्रीय नेशनल पार्क कौन सा है। तो 39 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या हो जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बांदीपुर नेशनल पार्क में ध्यान रखेंगे कहाँ ये आपको कर्नाटक को पड़ता है, साथ साथ इसे भी याद रखेंगे कर्नाटक में। पेरियार केरल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों 40 नंबर, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के प्रमुख उद्देश्य क्या था। देखिए जब महमूद गजनवी आपको भारत पर आक्रमण किया था तो उसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था। तो 40 का आपको देखिए दोस्तों डी हो जाएगा आंसर इसका, कि मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन संग्रह करना यही आपको मेन मकसद था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 41 नंबर, निम्नलिखित में से तजाकिस्तान की राजधानी कौन है। देखिए तजाकिस्तान की राजधानी के बारे में पूछा जा रहा है, तो 41 का सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, दुशांबे। क्या हो जाएगा? तजाकिस्तान की राजधानी दुशांबे है। अगला प्रश्न है आपको, जुलाई अगस्त 2023 के दौरान बर्लिन यानी कि जर्मनी, ठीक है, जर्मनी में आयोजित विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में कितने भारतीय तीरंदाज जो है के द्वारा स्वर्ण पदक आपको गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए। 42 का सही उत्तर हो जाएगा सी, 3। टोटल कितने? 3 आपको गोल्ड मेडल प्राप्त किए गए भारतीय तीरंदाज के द्वारा। अगला प्रश्न है आपको 43 नंबर, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा यानी कि कॉफ़ी बागान लगाए गए थे, तो कहाँ लगाए गए थे, कौन से जनपद में। तो 43 का आपको सही उत्तर हो जाएगा ए, चिकमंगलूर जनपद में लगाए गए थे। अंग्रेजों के द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपन्यास द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है। द ओपियम ट्रॉफी के लेखक कौन है, एक उपन्यास है आपको। तो 44 का बी हो जाएगा आपको खुशवंत सिंह। क्या हो जाएगा? खुशवंत सिंह। साथ साथ एक और इनका आपको उपन्यास है ए ट्रेन टू पाकिस्तान, एक पुस्तक है इनका ए ट्रेन टू पाकिस्तान, ये भी याद रखेंगे, खुशवंत सिंह का ही लिखा हुआ है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हो जाता है वो भी, आपको बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे। देखिए लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर के बारे में पूछा जा रहा है, कौन थे। एम ए अयंगर, जी.वी. मावलंकर, सरदार हुकुम सिंह और या एन संजीव रेड्डी। तो 45 का आपको सही उत्तर हो जाएगा जी.वी. मावलंकर। इनका पूरा नाम था गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, नदियों को जोड़ने के कार्यक्रम के अंतर्गत खालिस्तान नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। देखिए इंटरलॉकिंग ऑफ रिवर्स, ठीक है, रिवर्स यानी कि नदियों को जोड़ने का जो कार्यक्रम के अंतर्गत कौन सी नदी से केन नदी को जोड़ने का कार्य निर्माणाधीन है। तो 46 का सही उत्तर हो जाएगा डी, बेतवा। केन को किससे? बेतवा को जोड़ा जाएगा। बेतवा नदी को केन नदी से जोड़ा जाएगा। अगला प्रश्न है, मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो मैक्सिको की खाड़ी और लेब्राडोर सागर निम्नलिखित में से किसके भाग हैं। तो 47 का डी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर के ये भाग हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा आपको 48 नंबर, मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता का आयोजक देश कौन सा है। तो मिस वर्ल्ड 2023 जो हुआ था, इस प्रतियोगिता का आपको जो ऑर्गेनाइज करवाया था, तो आयोजक देश कौन सा है। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, भारत। क्या है? ये भारत में ही हुआ था। तो 48 का सही उत्तर हो जाएगा ए, हो जाएगा भारत है। अगला प्रश्न है आपको 49 नंबर, मध्य प्रदेश में आयोजित खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 में आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था। तो आकाश कुमार ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता था खेलो इंडिया यूथ गेम 2023 के द्वारा। तो 49 का आपको सी हो जाएगा दोस्तों, तलवारबाजी। क्या हो जाएगा? आकाश कुमार ने किस में स्वर्ण पदक जीता? तलवारबाजी में जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 50 नंबर, जुलाई 2023 में कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी सदस्य बना। कौन सा देश बना है आपको? शंघाई सहयोग संगठन SCO का अस्थायी आपको सदस्य, स्टेबल जो होता है, अस्थायी सदस्य बना है। तो 50 का आपको ए हो जाएगा, ईरान। कौन बना है? ईरान बना है। 51 नंबर प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, अपने रेल नेटवर्क को कौन सा राज्य द्वारा 100% विद्युतीकरण करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। देखिए अपने
नेटवर्क रेल नेटवर्क के बारे में पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य है जो कि 100% विद्युतीकरण यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक से चलने वाला को भारत का पहला राज्य बन गया है पूरा करने वाला 100% विद्युतीकरण। तो 51 का दोस्तों सी हो जाएगा हरियाणा। कौन सा राज्य हो जाएगा? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको 52 नंबर, आंख की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब समानुपाती होता है, किसके समानुपाती होता है? तो 52 का डी हो जाएगा दोस्तों, प्रतिबिंब का आकार या वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। ठीक है ना, आंख पर जो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब जो होता है वो प्रतिबिंब के आकार या वस्तु के आकार के समानुपाती होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा 53 नंबर, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरलन के स्थानों पर माध्यम का घनत्व व दाब समान अवस्था में तुलना होता है। देखिए, अनुदैर्ध्य तरंग संचरण में विरल के स्थानों पर माध्यम का घनत्व या व दाब सामान्य अवस्था की तुलना में होता है। क्या होता है? कम होता है। ठीक है, बी इज द राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल और हरा रंग को मिलाने से कौन सा रंग बनता है? देखिए, लाल और हरा रंग को मिक्स करेंगे तो कौन सा रंग तैयार हो जाएगा? तो यहाँ पर आपको देखिए लाल हरा पीला, ठीक है, पीला बनता है। लाल यानी कि रेड प्लस ग्रीन इज इक्वल टू येलो। ठीक है ना, ये बनेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध हैं। देखिए, जर्मेनियम क्रिस्टल में आबंध हैं क्या? धात्वीय सहसंयोजी आयनिक या वॉल्डर वाल से। तो 55 का आपको सही उत्तर हो जाएगा बी, सहसंयोजी। क्या हो जाएगा? जर्मेनियम क्रिस्टल में आपको आबंध होते हैं, सहसंयोजी आबंध होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका 56 नंबर, यहाँ पर आपको देखिए ये आपको न्यूमेरिकल है। एक गेंद को निर्वात में 49 मीटर पर सेकंड की चाल से ऊपर फेंका जाता है। कितना है? निर्वात में किस स्पीड से फेंका जा रहा है? 49 मीटर पर सेकंड की चाल से फेंका जा रहा है। उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए उस गेंद के द्वारा लिया गया समय यानी कि टाइम पूछा जा रहा है आपको। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए गेंद के द्वारा लिया गया समय आपको देखिए टी बराबर क्या हो जाएगा? यू बाई जी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यू प्रारंभिक वेग, जी आपको ग्रेविटी हो गया। तो यू कितना है यहाँ पर दोस्तों? 49 मीटर पर सेकेंड। प्रारंभिक वेग कितना है इसका? 49 है। 49 बटा में आपको जी का मान कितना होता है? 9.8 होता है ना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। इसको आपको इससे काटेंगे, यहाँ पॉइंट हटेगा तो ऊपर जीरो बैठेगा। 49 इकाई 49 जीरो, 49 दूनी के 98 और यहाँ से 2 पचे 10। तो आपका कितना गया दोस्तों? 5 हो गया। 5 सेकेंड टाइम आ गया। आपको कितना टाइम लगेगा? 5 सेकेंड। ठीक है, तो इस पर कहाँ 5 सेकेंड? देखिए सी में है ऑप्शन सी हो जाएगा आपका, 5 सेकेंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका अगला, परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता होती है, क्या होती है? देखिए, परम शून्य तापक्रम पर पूछ रहा है कि अर्धचालक की चालकता क्या होती है। तो 57 का सही उत्तर हो जाएगा ए, शून्य होता है। परम शून्य तापक्रम पर अर्धचालक की चालकता शून्य होती है। परम शून्य ताप का मान कितना होता है? -273.15 डिग्री सेल्सियस। याद रखेंगे इसको। ठीक है, तो शून्य हो जाएगा, इसका सही आंसर शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 58 नंबर, कैथोड किरणें हैं। देखिए, कैथोड किरणें क्या हैं? तो 58 का ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की धारा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा इलेक्ट्रॉन की धारा कैथोड किरणें हैं। 58 का ए हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, मानव शरीर में कहाँ पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं? देखिए, मानव शरीर में कहाँ आपको पाचन एवं श्वसन मार्ग एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं यानी कि क्रॉस करते हैं एक दूसरे को। तो 59 का सही उत्तर हो जाएगा ए, ग्रसनी आपको गला के पास होता है। ये ग्रसनी में जो होता है ना, श्वास नली जो होता है आपको एक दूसरे को अतिक्रमित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 60 नंबर, लौह चुंबकीय होता है तो कितना क्या पर? तो 60 का देखिए डी हो जाएगा आपको, 770 डिग्री सेल्सियस के से कम ताप पर क्या होता है? लौह चुंबकीय होता है। लोहा क्या होता है? लौह चुंबकीय होता है। 770 डिग्री सेल्सियस के ताप पर कम ताप पर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर, किसमें एल्युमिनियम नहीं होता है? देखिए, इसमें एल्युमिनियम पूछ रहा है कि किसमें नहीं पाया जाता है। डायोलाइट, फ्लोरोस्पार, फेल्डस्पार या माइका। तो 61 का आपको सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों बी, फ्लोरोस्पार। ठीक है, फ्लोरोस्पार में आपको जो है कि एल्युमिनियम नहीं होता है, अदरवाइज डायोलाइट, फेल्डस्पार, माइका में एल्युमिनियम होता है। अगला प्रश्न आपको 62 नंबर, कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग होता है। कृत्रिम डायलिसिस का प्रयोग आंत के प्रतिस्थापन, कृत्रिम डायलिसिस 62 का माफ़ कीजिएगा 62 का आपको सही उत्तर सी हो जाएगा आपको, वृक्क के प्रतिस्थापन में। 62 का क्या हो जाएगा? वृक्क के कृत्रिम डायलिसिस जो होता है ना, वृक्क के प्रतिस्थापन में प्रयोग किया जाता है। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, सूर्य उगते और डूबते समय लाल क्यों दिखाई पड़ता है? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये फिजिक्स का, कि सूर्य जब उगता है या तो फिर डूबता है तो समय लाल क्यों दिखाई देता है? तो 63 का ए ही हो जाएगा कि लाल रंग का विक्षेपण जो है ना कि सबसे कम होता है, इसी कारण ये लाल दिखाई देता है।
विक्षेपण सबसे क्या होता है, कम होता है, इसी कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 नंबर, ध्वनि तरंगे एक स्थान से अन्य स्थान तक किसी राशि x का स्थानांतरण करती है तो राशि x क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, तो 64 का डी हो जाएगा ऊर्जा। क्या हो जाएगा, राशि x ऊर्जा है। ध्वनि तरंगे एक स्थान से दूसरे स्थान तक किसी राशि x के द्वारा स्थानांतरित होती है तो राशि x क्या है, तो ऊर्जा है, आपको यहाँ पर एनर्जी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है। देखिए मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है, तो 65 का दोस्तों बी हो जाएगा, यकृत है। यकृत आपको सबसे बड़ी ग्रंथि है, और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, अग्न्याशय होती है। ठीक है, अग्न्याशय। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 66 नंबर, अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है। देखिए अमाशय में भोजन के पश्चात क्या मिलता है, तो 66 का सही उत्तर हो जाएगा डी, जठर रस मिलता है। जब अमाशय में भोजन भोजन के पश्चात क्या मिलता है, जठर रस मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 नंबर, मांस, अंडा, मछली का यकृत तथा दूध निम्नलिखित में से किसका स्रोत है। देखिए मांस, अंडा, मछली का यकृत है, मछली का यकृत है, और दूध है, निम्नलिखित से किसका स्रोत है, विटामिन डी, B12, ए या के। तो 67 का आपको सही उत्तर हो जाएगा विटामिन डी का, आपको ये महत्वपूर्ण स्रोत है, सबसे अच्छा उत्तम स्रोत माना जाता है मांस, अंडा, मछली का यकृत और दूध में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा यहीं पर दोस्तों, ये भी देख लेंगे कि विटामिन डी का आपको रासायनिक नाम पूछ देगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कैल्सीफेरॉल। ठीक है, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ए का हो जाएगा आपको रेटिनॉल। B12 का हो जाएगा ये B12 का हो जाएगा B12 का हो जाएगा दोस्तों साइनोकाबालामिन, और के का हो जाएगा फिलोक्विनोन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 68 नंबर, रक्त समूह ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता कहा जाता है। सही है ये कि ओ को सार्वत्रिक रक्तदाता, डोनर कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंटीजन पाया जाता है इसमें, निम्न में कौन सा एंटीजन पाया जाता है, तो 68 का आपको सही उत्तर हो जाएगा डी, कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है इसमें। ठीक ना, रक्तदाता जो आपको ओ होता है ब्लड ग्रुप, उसमें कोई भी एंटीजन नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 69 नंबर, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो 69 का सही उत्तर है सी, CnH2n। ये एल्कीन का सूत्र होता है, किसका होता है, एल्कीन का। और CnH2n-2 किसका होता है, एल्काइन का, याद रखेंगे, एल्काइन। और CnH2n+2 होता है एल्केन का, इसको भी याद रखेंगे, एल्केन। ठीक है ना, एल्केन का सूत्र होता है CnH2n+2, एल्कीन का होता है CnH2n, और एल्काइन का होता है CnH2n-2, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 70 नंबर, पानी से भरे गिलास में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है, टुकड़े के पूरा पिघल जाने पर गिलास में पानी का तल क्या हो जाएगा आपको। तो 70 का दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा आपको बी, अपरिवर्तित रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 71 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि एक पिंड को एक मीनार से शून्य के वेग के साथ नीचे गिराया जाता है। एक पिंड को जो है आपको एक मीनार से शून्य वेग के साथ, कितना, शून्य वेग के साथ नीचे गिराया जा रहा है। यदि 4 सेकंड के बाद वह धरातल पर पहुंचता है तो मीनार की लगभग ऊंचाई क्या होगी, हाइट पूछा जा रहा है। तो देखिए टाइम यहाँ पर आपको कितना है, 4 सेकंड है, और ऊपर से जो गिराया जा रहा है यू, जो स्पीड है आपको शून्य वेग के साथ, यानी कि शून्य है, यानी कि यू मेरा यहाँ पर कितना है, यू बराबर ये है यहाँ पर 0, और टाइम बराबर यहाँ पर 4 सेकेंड। ठीक है, टाइम बराबर 4 सेकेंड है। तो यहाँ पर हाइट पूछ रहा है, तो हाइट यहाँ पर क्या दोस्तों फॉर्मूला लगेगा, यूटी प्लस हाफ GT स्क्वायर। ठीक है, u बराबर यहाँ पर प्रारंभिक वेग कितना है मेरा, 0 है, शून्य दिया है, तो यहाँ पर 0 से ये यहाँ पर 0 से आपको फॉर्म गुना करेंगे यूटी का, तो मान आपको यहाँ पर 0 खत्म हो गया। तो देखिए हाफ इंटू जी का मान कितना यहाँ पर यूज़ करना है, यहाँ पर दे रखा है 10 इंटू टाइम कितना है, T स्क्वायर 4 इंटू 4। ठीक है, इस तरह से काट देंगे, 2 दूना के 4, तो 4 दूनी काट रहा है कि 80। ठीक है, 80 हो जाएगा आपको, ए इज द राइट आंसर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 72 नंबर, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो इसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा। जब किसी अगर धातु को हम गर्म करेंगे तो उसका प्रतिरोध जो होता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो 72 का बी बढ़ जाता है। ठीक ना, इसको ध्यान रखेंगे, अच्छी प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको 73 नंबर, सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक है। देखिए सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक क्या होता है, तो 73 का बी हो जाएगा कवक। कवक जो होता है सब्जी के रूप में खाए जाने वाला छत्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया। देखिए डीएनए संरचना का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था, तो 74 का आपको डी हो जाएगा, वाटसन एवं क्रिक ने दिया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 75 नंबर और आज का अंतिम प्रश्न है, विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत इसमें से क्या है? दाल में, मक्खन में, अंकुरित अनाज में या मछली के यकृत तेल में? तो 75 का दोस्तों सही उत्तर अंकुरित अनाज हो जाएगा आपको, कि अंकुरित अनाज जो होता है उसमें विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है अंकुरित अनाज, जो भी हो, जैसे कि चना हो गया, आपको मूंग दाल हो गया, जो भी हो जाता है, अंकुरित अनाज में आपको विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। तो दोस्तों आई होप कि आज का सेशन अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें और एक प्यारा सा कमेंट और लाइक भी करते जाएं ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। जय हिंद।